नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आज आप सुनेंगे डॉक्टर अरुणा सीतेश द्वारा लिखी हुई उनकी एक कहानी जिसका शीर्षक है घर। तो चलिए सुनते कहानी घर। जिंदगी हादसों का सिलसिला यूं ही बन जाया करती है क्या? और क्या हर हादसा इतना ही खूबसूरत होता है? वीना के जन्मदिन की पार्टी थी, 18वें जन्मदिन की पार्टी। मेहमानों की तरह कहीं शाम को ही मत आना, सुबह से पहुंच जाना। सारा इंतज़ाम हमें खुद ही करना है। लेकिन क्लासेस क्लासेस वासे कुछ नहीं। एक दिन पढ़ाई नहीं करेगी तो कोई हर्जा नहीं हो जाएगा। मत भूल कि ये मेरी ज़िंदगी का D-Day है। घर से जो चाहूँगी मैं वही करूँगी। अपनी मर्जी की मालिक आप। आई विल बी अ फ्री बर्ड। अरे हाँ, याद आया, 4 महीने बाद तेरा भी तो D-Day आने वाला है। उस दिन की तैयारी का सारा जिम्मा मेरा। ओके, बाय। सामने से आती बस को देखकर वीना आगे बढ़ गई थी। पार्टी खूब जमी थी। वीना के चाचा जी, ताऊ जी, मौसा जी, फूफा जी, सब परिवार सहित और हमारी क्लास की कई सहेलियां, वीना के विजय भैया के दोस्त लोग। हॉल नुमा ड्राइंग रूम सबके लिए छोटा पड़ने लगा तो मैं किचन में पहुंच गई। बताइए आंटी, क्या करना है? मेज पर सामान रखना शुरू करें? आंटी को कढ़ाई में कटलेट डालते हुए देखकर मैंने पूछा, और 10-5 मिनट रुक जाते हैं, तब तक इनका हाउजी का गेम भी पूरा हो जाएगा। आंटी ने सर्विस विंडो से झांकते हुए कहा। फिर बोली, आ ही गई है तो इतना करो बेटी, देखो उधर कोने में कुछ फूल रखे हुए हैं, उन्हें ठीक से लगा दो, कहीं यूं पड़े पड़े तो सूख ही जाएंगे बेकार में। गुलाब के फूल कितने सुंदर हैं, कौन लाया? मैंने वास में पानी भरते हुए पूछा। विजय का कोई दोस्त लाया है शायद। डाइनिंग टेबल पर रखे देती हूँ, अंदर तो वैसे ही बहुत सारे फूल पहले से ही रखे हुए हैं। ठीक है, जहाँ तुम ठीक समझो लगा दो, आंटी ने अपना काम करते करते ही जवाब दिया। अरे, अब सब तो तुमने करवा ही दिया है, अब क्या करने को बचा है? वास को मेज पर घुमाकर ठीक से रख ही रही थी कि पीछे से आवाज आई, वाह बहुत सुंदर फूल है ना। कहते कहते मैं मुड़ी तो सक पका ही गई। सामने एक अनजान युवक खड़ा था। इन बेजान फूलों की बात जाने दीजिए, असली सुंदरता तो इन बेजान फूलों को इस खूबसूरती से इस वास में सजाने वाले हाथों की है। अरे, कुछ शर्माते, कुछ झिझकते, कुछ मुस्कुराते हुए मैंने कहा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जल्दी जल्दी में बस यूं ही फूलों को लगा दिया है। यानी आपका कहना है कि वक्त मिले तो आप इससे भी बढ़िया गुलदस्ता बनाकर सजाएं? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं। देखिए, मतलब तो आपका यही था। ये कहते हुए वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। अरे रमेश, तुम यहाँ? अंदर मन नहीं लगा क्या भाई? आंटी डोंगा मेज पर रखते हुए बोली। नहीं आंटी, मन तो लग रहा था, पर आपके खाने की खुशबू यहाँ खींच लाई। सच? आंटी भी मुस्कुराई। तो जाओ, सबको बुला लाओ अब यहीं। यस सर, सॉरी मैम। सैल्यूट की भंगिमा करता हुआ वह अंदर चला गया। ये कौन है आंटी? रमेश है इसका नाम। अभी कुछ ही दिन हुए ये लोग यहाँ पड़ोस में आए रहने। सारी की सारी मोमबत्तियां रीना ने एक ही फूंक में बुझा दी। ताली की गड़गड़ाहट हुई, फिर गाना हुआ, फिर केक कटा। आए हुए सभी मेहमान खाने के मेज के आसपास प्लेटें लिए जमा हो रहे थे। कुछ अपने हाथों में प्लेटें लेकर बातों में उलझे हुए थे। मैं काफी पीछे लगभग एक कोने में खड़ी थी। तभी रमेश ने एक गुलाब का फूल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, एक फूल, एक जीते जागते फूल को। अचानक मुझे सिहरन सी हुई, जैसे कोई दूर दूर तक गुदगुदाता चला गया। हाथ में गुलाब लिए खड़ा रमेश मुझे बड़ा स्मार्ट, हैंडसम लगा। मैं जानती हूँ कि मैं देखने में काफी अच्छी खासी हूँ। कई बार कुछ एक लोगों ने मेरी तारीफ भी की है, पर आज तक किसी ने भी मुझे इतना महकता हुआ नाम नहीं दिया था। किसी सुंदर स्मार्ट लड़के ने तो बिल्कुल भी नहीं। अनजाने मेरे हाथों ने उसके हाथों से फूल ले लिया। मुस्कुराते हुए मैंने उसकी ओर देखा तो देखा उसकी आंखें मेरी ओर ही देख रही थी।
कुछ समझ नहीं पाई कि क्या कहूँ, पर अनजाने ही मेरी आंखों ने बहुत कुछ कह दिया था। मुझे लगा कि रमेश की आंखें भी कुछ कह रही हैं। उस रात घर लौटकर सोने से पहले मैं बड़ी देर तक शीशे में अपने आप को निहारती रही, विभिन्न कोणों से। एक जीता जागता फूल, सच? शीशे के पार से झांकती परछाई को मेरी आंखों ने पूछा था। उस दिन बस का इंतजार करते करते आधा घंटा हो चुका था। करीब करीब हर नंबर की बस निकल चुकी थी, सिवाय उसके जो मुझे लेनी थी। कभी मैं कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखती और कभी सड़क की तरफ। तभी एक स्कूटर मेरे पास आकर रुका। मैंने चौंक कर देखा तो रमेश था। घर जा रही है ना? आइए बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, बस आती होगी, मैं चली जाऊंगी। बैठिए ना प्लीज। प्लीज में शिष्टाचार ही नहीं, अनुरोध भी था, और कुछ ऐसा अपनापन भी जो टालते नहीं बना। मुझे थोड़ी हैरानी हुई थी जब उसने मेरे बताए बिना ही स्कूटर पहाड़गंज की तरफ मोड़ लिया था और थोड़ा आगे पहुंचकर पीछे की ओर मुड़ते हुए मुझसे पूछा, किस नंबर में जाना है? सीधे चलिए, फिर बाएं मुड़ेंगे, बस दूसरा घर है। घर के आगे उसने स्कूटर रोक दिया था। आइए, एक कप चाय पीकर जाइएगा। फिर कभी। आज जरा जल्दी में हूँ, 2:30 बजे कहीं पहुंचना है। सॉरी, मेरी वजह से आपको देर हो गई। आपने बेकार ही इतनी तकलीफ उठाई। कुछ तकलीफें ऐसी होती है जिन्हें उठाकर खुशी मिलती है। मेरा थैंक यू स्कूटर के गड़गड़ाहट में दब गया होगा। फिर एक दिन रमेश वीना के घर पे मिल गया। वीना के भैया आए हुए थे, उन्हीं से मिलने आया था। मैं घर लौटने के लिए बाहर निकली तो मेरे पीछे बाहर आ गया। चलिए, आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, सामने से ही तो बस मिलती है। अरे बैठ जाइए जी प्लीज। उसने स्कूटर स्टार्ट किया। आपको एतराज ना हो तो जरा सामने से एक सिगरेट ले आऊं? थोड़ी दूर पर स्कूटर रोकते हुए उसने कहा। मैं कुछ नहीं बोली, पर मेरे मौन में स्वीकृति ही थी। कुछ दूर पे स्कूटर खड़ा कर वह तेज गति से चलता हुआ सड़क के उस पार चला गया। इधर उधर देखने के बाद मैंने सड़क के उस पार देखा। सिगरेट का पैकेट हाथ में लिए हुए वह मेरी ही ओर देख रहा था। आते ही उसने कहा, आपके पीछे जो बैकग्राउंड है ना, उसके सामने खड़ी हुई आप बड़ी अच्छी लग रही थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात टीवी के प्ले में। अरे क्या नाम था उसका? कहते कहते वह रुक गया। उसका अधूरा वाक्य कुछ देर हवा में तैरता रहा। अरे हाँ, आप टीवी के प्रोग्राम्स में भाग क्यों नहीं लेती? क्या? बिना किसी भूमिका के यह बात अचानक से कही गई थी तो मुझे समझ में नहीं आई। हाँ, आपका फेस इतना फोटोजेनिक है और आवाज़ इतनी अच्छी कि आपने कभी कोशिश नहीं की टीवी में जाने की? कभी सोचा नहीं? नहीं, कभी सोचा ही नहीं। मेरा भी यही ख्याल था। आपको देखा तो मुझे ये ख्याल है कि अगर आप टीवी पर पहुंच जाए तो बड़ों बड़ों की छुट्टी कर दे। पर मैं वहाँ प्रोग्राम दूंगी कैसे? मैं तो वहाँ किसी को जानती भी नहीं। मैं जानता हूँ, मैं लेकर जाऊंगा आपको वहाँ। बस आप एक बार हाँ कर दीजिए। इतना आसान थोड़ी होता है वहाँ। वो सब आप मुझ पर छोड़िए। मेरे एक रिश्ते के चाचा हैं, उनकी टीवी सेंटर पर हर किसी से जान पहचान है। आपको बस एक बार चाचा जी से मिलना होगा, फिर देखना यूं काम होता है। कहते हुए उसने चुटकी बजाई। उसने जेब से कागज निकाला और उसके ऊपर चाचा जी का पता लिखते हुए मुझसे पूछा, कल दिन में दोपहर 2 बजे ठीक रहेगा? आप अपने आप पहुंच जाएंगी या आपको कॉलेज से ले लूं? पहुंच तो जाऊंगी, पर इतनी जल्दी? शुभ से शीघ्रम। वो स्कूटर की तरफ मुड़ा। तो ठीक है, मैं चाचा जी से कह दूंगा कि कल आप उनसे मिलने आ रही हैं। मेरा बावरा मन चाचा जी से मिलने से पहले ही सीधे टीवी पर जा पहुंचा। कितना हैरान होंगे सब लोग मुझे अचानक टीवी के कार्यक्रमों में देखकर। बड़ों बड़ों की छुट्टी हो जाएगी, यही तो कहा था रमेश ने। रोकते रोकते भी मुस्कान मेरे चेहरे पर फैल गई। घर के बाहर मुझे उतार कर रमेश आगे बढ़ गया। आ गई बेटी? सब ठीक है उनके यहाँ? विजय भी तो आया हुआ होगा ना? मम्मी ने पूछा तो क्षण भर को मैं उन्हें देखते ही रह गई। विजय? कौन विजय? मेरे मुंह से निकलते निकलते रह गया। वीना के घर ही गई थी ना? मम्मी ने फिर पूछा तो मुझे होश आया। वीना? हाँ, वीना के घर ही तो गई थी।
हाँ मम्मी, सब ठीक है, बड़ी मुश्किल से कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मन इस बीच इतने जगह घूम आ गया था कि मैं वीणा के घर जाने की बात ही भूल गई थी। मम्मी को बता दूं? रूम के अंदर पैर रखकर शीशे के सामने खड़े होते मेरे मन ने अपने आप से पूछा। 4 कदम उस तरफ बढ़े भी, फिर मम्मी ने अगर मना कर दिया तो? मम्मी तो ऐसी सिफारिशों में विश्वास नहीं रखती है। एक बार मैंने राजन भैया से कहा था कि वो अपने किसी जान पहचान वाले से कहकर मुझे युवा वाणी में बुला ले। तो उनके जाने के बाद मम्मी ने पूरे 1 घंटे भर तक मुझे समझाया था कि रेडियो के कार्यक्रमों में भाग लेने से पहले मुझे स्कूल के कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, जिससे बोलने का सही ढंग आए, आत्मविश्वास पैदा हो। जान पहचान से पाई चीज को तो ताश का महल समझो, एक फूंक में ढह जाता है सब। कामयाबी के लिए जल्दबाजी नहीं, काबिलियत पैदा करो अपने भीतर। तुम लायक बनो, फिर शोहरत अपने आप तुम्हारे पास आएगी। ये हो सकता है कि तुम्हें कुछ वक्त इंतजार करना पड़े, पर बेटी, शॉर्टकट से जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता। और ये रेडियो टीवी वाले ऑडिशन टेस्ट भी तो करते रहते हैं, उसके लिए तैयारी करो तुम। पर मैं तो ये समझने लगी थी कि आज का जमाना तो शॉर्टकट ही है। पर मम्मी को कैसे समझाओ कि एक लंबी सपाट सड़क पर चलने से समय गंवाने के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं आता। शिखर तो उसका होता है जो सबसे पहले वहां पहुंच गया। कैसे पहुंचा, किस रास्ते पहुंचा, ये जानने का समय भी आज किसके पास है? और आज तो जमाना भी उसी का है जो शिखर पर खड़ा हो। पर मम्मी भला कैसे समझती? वो तो बात बात पर अपने जमाने की बात कहती रहती है। 2 जमाने इतने भिन्न भी हो सकते हैं क्या? और मैं वापस कमरे में लौट गई। बात बन जाए तभी मम्मी को बताऊंगी। आखिर मैं कोई बुरा काम तो करने जा नहीं रही थी। अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर हर। अगले दिन मैं रमेश के बताए पते पर पहुंच गई। 2 बजने में 10 मिनट पर ही पहुंच गई थी। स्कूटर वाला बहुत तेज गति से आया था। जब मन उड़ रहा हो तो बस की प्रतीक्षा में समय कौन गवाए। जिंदगी में कुछ मौके ऐसे भी आते हैं जब खर्च का हिसाब नहीं रखा जाता, और अगर काम बन गया तो फिर पैसे की क्या कमी। पर कहीं पढ़ाई बीच में तो नहीं छोड़ देनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन इज मस्ट। नहीं होगा तो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर लूंगी। रमेश दरवाजे पर ही मिल गया। गुड। मकान ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, आपने नक्शा इतना अच्छा बना कर दिया था कि सीधे यहीं पर पहुंची। चाचा जी से बात कर ली आपने? बात तो कल ही कर ली थी, पर उन्हें आज एक ज़रूरी मीटिंग में जाना पड़ गया। कह रहे थे कि शायद जल्दी आ जाऊं। कोई बात नहीं, आ तो जाएंगे ना। मैं थोड़ा सा निराश हुई। ओह श्योर। घर में और कोई नहीं है क्या? चाची जी और बच्चे 3-4 दिन के लिए कहीं बाहर गए हैं। चाचा जी भी जाएंगे आज। बस आज की दोपहर खाली थी, इसलिए ही इज़ वेरी बिजी यू नो, बट यू आर लकी। पता नहीं मीटिंग कितनी देर चले। मैंने थोड़ा चिंतित होते हुए घड़ी देखी। आते ही होंगे, मीटिंग से सीधे यहीं पहुंचेंगे। देखता हूँ, रमेश ने बाहर जाते हुए कहा। मैंने झटपट पर्स से शीशा निकाला और बाल ठीक किए। होठों पर फिर से हल्की सी लिपस्टिक फिराई। बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो मैंने पर्स बंद कर दिया। रमेश ने अंदर आते हुए बाहर का दरवाजा बंद कर लिया तो मुझे कुछ अटपटा सा लगा। आए नहीं? आते ही होंगे। वो मेरे पास आकर दीवान पर बैठ गया। आप आज और भी खूबसूरत लग रही हैं, स्पेशली स्मैशिंग। उसने ये कहते हुए मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो उसने मुझे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, चाचा जी के आने तक यूं ही हाथ पर हाथ धरकर बैठने से क्या फायदा? इस समय का सदुपयोग क्यों न किया जाए? मैं कुछ समझ पाती इसके पहले ही उसने मुझे दबोच लिया था। आई लव आई लव यू ब्यूटीफुल। मैंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, चीखना भी चाहा, पर उसने अपनी हथेली से मेरा मुंह दबा दिया। यूं भी भरी दोपहरी में अपने अपने घरों में आराम कर रहे लोगों के बंद दरवाजे के पार मेरी आवाज शायद ही पहुंच पाती। और चंद ही मिनटों में मैं लुट चुकी थी। शायद मैंने रमेश के हाथों में काट खाया था। अपना हाथ सहलाते हुए वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया था। अच्छा बदला दिया तुमने हमारे प्यार का। प्यार? आंसुओं से मेरी आंखें धुंधला रही थी। लड़खड़ाते हुए कदमों से उठकर मैं दरवाजे की ओर चली। चाचा जी का इंतजार नहीं करोगी? रमेश ने मुस्कुराकर मुझसे पूछा। बदमाश, धूर्त, मेरे सारे शरीर ने चीख कर कहना चाहा, पर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मेरे पीछे रमेश भी बाहर आ गया।
मैं छोड़ देता हूँ। मेरी सूखती जबान कुछ कहने से पहले ही लड़खड़ा गई। पूरी सड़क लगभग सुनसान थी, अध जगी अध सोई सी। मेरी चेतना भी ऐसे ही हो रही थी। पता नहीं कब रमेश ने स्कूटर स्टार्ट किया, कब मैं उस पर बैठी और कब घर पहुंची। बड़ी देर तक चली एक्स्ट्रा क्लास? मम्मी ने पूछा तो मैं उन्हें देखती रह गई। बस मिलने में दिक्कत तो नहीं हुई थी? मैं मम्मी के पार बहुत दूर शून्य में कहीं देखे जा रही थी। सिर में दर्द हो रहा है? थक गई हो? उन्होंने पूछा तो मन हुआ कि दौड़कर उनके आंचल में छुप जाऊं, उन्हें सब कुछ बता दूं। दर्द सिर में ही नहीं, सारे शरीर में हो रहा था, दिल और दिमाग में हो रहा था। मम्मी के सहलाते हाथ से जलन शायद कुछ कम हो जाए, पर मैं उनको अनदेखा अनसुना करती से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उनसे आंखें मिलाने का साहस कहाँ से लाती? क्या कहूंगी मम्मी से? कैसे कहूंगी कि मैं कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, क्यों गई थी? कैसे कहूंगी कि एक्स्ट्रा क्लास की बात झूठ थी, एकदम झूठ? कैसे उन्हें समझा पाऊंगी कि ये झूठ मैंने क्यों बोला था? उन्हें क्या, स्वयं अपने आप को भी ये समझाना अब बड़ा कठिन लग रहा था। जिस रोशनी ने कुछ ही देर पहले मुझे चकाचौंध किया हुआ था, पल भर में ही न जाने कहाँ किस अंधकार में खो गई थी। शेष था तो बस अंधेरा, दम घोटू अंधेरा, जिसमें मैं डूबे जा रही थी, गहरे और गहरे। हर काली स्याह रात की किस्मत में भोर की अरुणिमा नहीं हो। कुछ स्याह अंधेरों की किस्मत में रातें ही रातें हुआ करती, ऐसी रातें जिन्हें भोर का सूरज देखना नसीब नहीं होता, उनकी कभी सुबह नहीं होती। मेरी जिंदगी भी स्याह रातों का एक अटूट सिलसिला बनती चली गई। काश कि मैंने उस दिन मम्मी से रमेश के साथ उसके चाचा जी के घर जाने के बाद सच सच बता दी होती। पर तब ये कहाँ सोचा था कि इस एक बात को छिपाना इतना महंगा पड़ेगा। अगले ही दिन अगर मम्मी को अपनी बर्बादी की बात बता दी होती तो भी शायद वो अपने आंचल से मेरी बदनामी को ढक लेती। जो माता पिता मेरी इज्जत को अपनी इज्जत और अपने परिवार की इज्जत समझते थे, उन्हीं से अपनी बर्बादी की गाथा छुपाना मुझे सबसे आवश्यक लगा था। इम्तिहान का बहाना बनाकर अपने कमरे में घुसे रहना मुश्किल नहीं था। मेज पर सामने किताबें खोलकर बैठ जाना भी मुश्किल नहीं था, पर किताब में लिखे शब्दों को पढ़ना और उन्हें समझ पाना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं, असंभव होता जा रहा था। शरीर तो धीरे धीरे सामान्य हो चला था, पर फरेब की जलन थी जो मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। शायद इसलिए भी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसके लिए मैं किस हद तक रमेश को दोष दूं और किस हद तक स्वयं अपने आप को और अपनी एम्बिशन को। दोनों ने ही तो मेरे साथ खिलवाड़ किया था। घर लौटते समय बस स्टॉप की तरफ जा रही थी कि रमेश का स्कूटर मेरे बहुत पास आकर रुका। बोला, बैठो, छोड़ दो। मैंने मन को बहुत कठोर करके कहा, नहीं, मैं चली जाऊंगी। मन में डर भी रही थी कि कहीं वो मेरा तमाशा न बना दे। तभी यूनिवर्सिटी स्पेशल आती दिखाई दी और मैं उधर ही चलने लगी। मुझे रोकते हुए रमेश ने मेरे हाथ में एक लिफाफा थमाया और आगे बढ़ गया। मैं इतना डर गई थी कि ना तो वो लिफाफा मुझसे खोला गया और न ही मैं उसे फाड़ कर फेंक सकी। घर पहुंचकर कांपते हाथों से दरवाजा बंद किया और मैंने थरथराती उंगलियों से लिफाफे को खोला। लिखा था, इस बार चाचा जी से मिलना पक्का है। सोमवार को दोपहर 2 बजे चाचा जी के घर उसी पते पर पहुंच जाना। हे भगवान, क्या करूं, किससे सलाह लूं? मैं सिर थाम कर बैठ गई। पापा, भैया, मम्मी, यही तो थे मेरे अपने, एकदम अपने। पर ऐसे कैसे मैं खोल दूं सारी बातें उनके सामने? कैसे सुनाऊं उन्हें अपनी शर्मनाक दास्तान? कैसे खोलूं उनके सामने अपने झूठ की परतें? मम्मी क्या सोचेंगी? पापा क्या कहेंगे? क्या सोचेंगे वो दोनों मेरे बारे में? आज तक तो पापा अपने बच्चों की स्पष्टवादिता पर अभिमान करते आए हैं। भैया तो शायद गुस्से में मेरा गला ही दबा दे। मेघना तो खैर अभी इन सब बातों को समझने के लिए बहुत छोटी है। उस दिन मैं इम्तिहान की तैयारी का बहाना बनाकर वीणा के घर चली गई। इस संबंध में किसी से बात करना मेरे लिए बहुत जरूरी था, नहीं तो मैं पागल हो जाती। वीणा और मैं बहुत देर तक सलाह करते रहे, क्या करे क्या न करे। आखिर ये तय हुआ कि सोमवार को मैं उसके मकान पर नहीं जाऊंगी, और फिर भी यदि रमेश ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो उसे साफ साफ बता दूंगी कि मुझे उससे कोई वास्ता नहीं रखना, ना ही उसकी कोई सहायता चाहती हूँ और ना ही टीवी पर काम करना चाहती हूँ। वीणा का सलाह मशवरा कोई खास काम नहीं आया।
डर के मारे मेरा बुरा हाल था। ये क्या हो गया और आगे पता नहीं और क्या क्या होने वाला है। सारी सारी रात मैं जाग कर बिता देती, सामने किताब खुली रहती, पर आंखों के आगे उस नीच रमेश की सूरत तैरती रहती और मेरे जबड़े भिजने लगते, मुठ्ठियां कस जाती और शरीर कांपने लगता। मुक्ति, मेरी छटपटाहट मुक्ति चाहती थी, इस स्थिति से नहीं तो इस जिंदगी से ही। पर कैसे? कौन दिलाएगा मुक्ति मुझे इससे? उस शैतान का पंजा कसता ही जा रहा था। एक बार फिर उसने मुझे बुलाया था। मैं नहीं गई तो अगले पत्र में उसने मुझे धमकी दी कि वो मुझे बदनाम कर देगा, बर्बाद कर देगा, मेरे खानदान की इज्जत, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करता है। मुक्ति के सारे रास्ते मेरे लिए बंद हो रहे थे। मम्मी मेरी गिरती सेहत को लेकर परेशान थी। कभी दूध तो कभी कोई दवाई लेकर मेरे सामने हाजिर होती रहती। आए दिन मेरे सर दर्द को लेकर चिंतित रहती। काश ही वो जान पाती कि मेरी असली तकलीफ क्या थी। जान पाती कि मेरे केवल सिर में नहीं, पूरे शरीर में, मन में दर्द है। काश कि मैं उनको सब कुछ सच सच बता पाती। अपनी जिस लज्जाजनक स्थिति को अपनी सहेली वीना के सामने खोलते हुए मुझे संकोच नहीं हुआ, उसे अपनी जन्मदात्री माँ से छुपाने की मैं अभी भी भरसक कोशिश कर रही थी। जिसने उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया, आज उसी से अपनी लाज शर्म में छिपा रही थी। वाह हरी नियति, वाह हरी छलनामयी मानव मन। एक दिन मेरे झूठ का घड़ा भी फूट गया। रमेश के हाथ का लिखा पर्चा भैया के हाथ पड़ गया। मम्मी पापा से उनकी क्या क्या बात हुई मैं नहीं जानती, पर मम्मी ने मुझे बुलाया और इस विषय में पूछा तो मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मम्मी चुपचाप मेरी पीठ सहलाते रही और मैं देख रही थी कि मेरे दुख का लावा मम्मी की आंखों से बरस रहा था। जाने कैसे मुक्ति के लिए छटपटाते मेरे प्राणों ने उस दिन मम्मी को सब कुछ सच सच बता दिया। मुझे मार डालिए मम्मी, मैंने पाप किया है। मैं उनके पैरों पर गिर पड़ी। नहीं बेटी, तुमने पाप नहीं किया है। पाप शरीर से नहीं, मन से होता है। तुम तो पापी की हवस का शिकार बनी हो। जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पर इसको तुमने हमसे छुपाकर हमारे विश्वास को तोड़ा है। क्या तुम ये नहीं चाहोगी कि यदि बाहर हमें ठोकर लगे तो हम घर पर आकर तो तुमसे दवा न मांगू? यदि कभी मुझे हार्ट अटैक हो जाए तो क्या मुझे तुमसे डॉक्टर को बुलाने के लिए नहीं कहना चाहिए? इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाने पर भी तुमने मुझसे, अपने पापा से, अपने भैया से अपने उपचार की बात करना तो दूर, अपना दर्द तक हमसे छिपाए रखा। उल्टे अपने दर्द के ऊपर सर्द खामोशी की चादर कसकर लपेट ली कि हमें उसकी भनक भी न लग सके। सच बात तो यह है बेटी कि हमारा विश्वास जितना उस कमीने रमेश ने नहीं तोड़ा, उससे ज्यादा कहीं तुमने हमारा विश्वास तोड़ा है। ठोकर खाकर हम गिरे तो जो बाह पकड़कर हमें उठा ले वही तो परिवार है। घर ईंट पत्थर की दीवार नहीं होती, अपनेपन की वह सुरक्षा होती है जो बाहर के थपेड़ों से हमें बचाता है। तुम्हें तो मालूम है बेटी कि हम लोगों के पास और कोई संपत्ति नहीं है। पापा पता नहीं कब पीछे आके खड़े हो गए थे। वो कह रहे थे मेरी जान पहचान के कितने ही लोगों ने जाने कितने बड़ी बड़ी महल अटारियां बना ली, लेकिन मुझे उसका दुख कभी नहीं हुआ। मेरे सपनों में संगमरमर के महल दुमैले नहीं थे, ममता और स्नेह और प्यार से महकता हुआ वो घर, आंगन और परिवार था जिसमें दुख झांकने का साहस नहीं कर सकता। पापा, मम्मी, मैंने सिसकते हुए कहा, तू फिक्र मत कर बेटी। रमेश ने बलात्कार सिर्फ तेरे साथ नहीं, हमारे पूरे परिवार के साथ किया है। इस हादसे को आज से हम साथ साथ झेलेंगे। लगता है मेरी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी रह गई। मैंने तुम्हें प्यार तो दिया, लेकिन उन स्थितियों के लिए पूरी तरह सचेत नहीं कर पाया जिनमें तुम्हें कोई नुकसान हो सकता था। क्या पता मैंने तुम्हें मैच्योर समझने में कोई जल्दबाजी करी, या क्या पता तुम में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। रमेश का अगला पत्र पाकर जब मैं उसके चाचा के घर पहुंची, तब भी उस दिन वहां अकेला ही था। मैंने उससे साफ साफ कहा कि मैं उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती, ना ही मुझे उसकी सहायता चाहिए और ना ही उसके चाचा की सिफारिश चाहिए, और यह भी कि अब ना ही मेरा टीवी स्टार बनने का कोई सपना है। एक कुटिल मुस्कुराहट के साथ रमेश बोला था, पर मैं तो तुमसे संबंध रखना चाहता हूँ। अब तो तुम पर मेरी छाप भी लग चुकी है। तुम्हें मैं यूं अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। उसकी आंखों में एक शैतान उभरने लगा था और दूसरे क्षण उसके पंजों ने मुझे दबोच लिया। भैया ने वहां पहुंचने में देर नहीं की। उनके साथ पापा भी थे और पुलिस भी थी। तो मित्रों, ये थी कहानी डॉक्टर अरुणा सीतेश की लिखी हुई
घर। घर जो केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होता, बल्कि स्नेह की वो छांव होती है जो दुनियावी लोगों के दिए हुए पाप संताप से हमें ठंडक देती है, प्रेम से हमारे घावों को सहलाकर मरहम लगाकर ठीक करती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी निश्चित ही पसंद आई होगी। लाइक और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ दोबारा किसी बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो।